गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। टीएवीपी हिंदी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 11 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह के पार्ट 2 मियां नसीरुद्दीन का अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। मियां नसीरुद्दीन, जिसकी लेखिका कृष्णा सोबती है। इनका जन्म सन 1925 ईस्वी में गुजरात, पश्चिमी पंजाब, वर्तमान में पाकिस्तान। हिंदी कथा साहित्य में कृष्णा सोबती की विशिष्ट पहचान है। वे मानती है कि कम लिखना विशिष्ट लिखना है। यही कारण है कि उनके संयमित लेखन और साफ सुथरी रचनात्मकता ने अपना एक नित नया पाठक वर्ग बनाया है। उनके कई उपन्यासों, लंबी कहानियों और संस्मरणों ने हिंदी के साहित्यिक संसार में अपनी दीर्घजीवी उपस्थिति सुनिश्चित की है। उन्होंने हिंदी साहित्य को कई ऐसे यादगार चरित्र दिए हैं जिन्हें अमर कहा जा सकता है, जैसे मित्रों, शाहनी, हशमत आदि। अब हम सबसे पहले ये जानते हैं कि संस्मरण होता क्या है। संस्मरण में लेखक व्यक्तिगत अनुभवों को, यानी अपने खुद के अनुभवों को भाव प्रवणता के साथ इस रूप में प्रस्तुत करता है कि उसका चित्र उपस्थित हो जाए। और जितने भी अनुभव होते हैं वो काल्पनिक नहीं होते, वो वास्तविक सत्य कथा होते हैं। भारत पाकिस्तान पर जिन लेखकों ने हिंदी में कालजयी रचनाएं लिखी, उसमें कृष्णा सोबती का नाम पहली कतार में रखा जाता है। बल्कि ये कहना उचित होगा कि यशपाल के झूठा सच, राही मासूम रजा के आधा गांव और भीष्म सहानी के तमस के साथ साथ कृष्णा सोबती का जिंदगी नामा इस प्रसंग में एक विशिष्ट उपलब्धि है। संस्मरण के क्षेत्र में हम हशमत शीर्षक से उनकी कृति का विशिष्ट स्थान है। यानी हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो उनके संस्मरण हम हशमत से लिया गया है, जिसमें अपने ही एक दूसरे व्यक्तित्व के रूप में उन्होंने हशमत नामक चरित्र का सृजन कर एक अद्भुत प्रयोग का उदाहरण प्रस्तुत किया है। कृष्णा जी के भाषिक प्रयोग में भी विविधता है। उन्होंने हिंदी की कथा भाषा को एक विलक्षण ताजगी दी है। संस्कृत निष्ठ तत्समता, उर्दू का वाकपन, पंजाबी की जिंदा दिली, ये सब एक साथ उनकी रचनाओं में मौजूद है। यानी उन्होंने कई भाषाओं को इस रचना में शामिल किया है। मियां नसीरुद्दीन शब्द चित्र हम हशमत नामक संग्रह से लिया गया है। शब्द चित्र का मतलब होता है ऐसी रचना जिसमें किसी घटना, बात आदि का सजीव वर्णन होता है। इसमें खानदानी नानबाई मियां नसीरुद्दीन के व्यक्तित्व, रुचियों और स्वभाव का शब्द चित्र खींचा गया है। मियां नसीरुद्दीन अपने मसीहाई अंदाज से रोटी पकाने की कला और उसमें अपने खानदानी महारत को बताते हैं। यानी मियां नसीरुद्दीन कहते हैं कि मैंने जो कुछ भी सीखा है वो अपनी खानदानी है, यानी शुरू से ही उनके यही काम चलता आया है। वह ऐसे इंसान का भी प्रतिनिधित्व करते हैं जो अपने पेशे को कला का दर्जा देते हैं और करके सीखने को असली हुनर मानते हैं। तो आइए शुरू करते हैं कृष्णा सोबती द्वारा रचित एक शब्द चित्र मियां नसीरुद्दीन, जो उनके संस्मरण हम हशमत से लिया गया है। इसमें खानदानी नानबाई, यानी जो रोटी पकाने का कार्य करते आए हैं, मियां नसीरुद्दीन के व्यक्तित्व, स्वभाव तथा रुचियों को प्रस्तुत किया गया है। रोटी पकाने की कला, विभिन्न प्रकार की रोटियां पकाने में अपनी खानदानी महारत को वे अपने परिवार की विशिष्टता बताते हैं। साथ ही वे एक ऐसे इंसान का प्रतिनिधित्व करते हैं जो अपने पेशे को कला का दर्जा देता है और इस कला में पारंगत होने के लिए स्वयं उस हुनर को सीखने पर बल देता है। पाठ को हमने निम्न शीर्षकों में बांटा है कि नानबाइयों के मसीहा, मियां नसीरुद्दीन का व्यक्तित्व, नानबाई हमारा खानदानी पेशा, नानबाई का हुनर, शाही नानबाई, तरह तरह की रोटियां। मियां नसीरुद्दीन एक मशहूर नानबाई थी। उनकी दुकान
मटिया महल के गढ़ैया मोहल्ले में थी। लेखिका एक दिन घूमती हुई मटिया महल की ओर जा निकली। वही दुकान पर उसका परिचय मियाँ नसीरुद्दीन से हुआ। मियाँ नसीरुद्दीन 56 किस्म की रोटियां बनाने के लिए मशहूर थे। वे खानदानी नानबाई थे और नानबाइयों में अपने हुनर के कारण सर्वश्रेष्ठ समझे जाते थे। इसलिए लेखिका ने उन्हें नानबाइयों का मसीहा कहा है। मियाँ नसीरुद्दीन की दुकान एक मामूली अंधेरी सी दुकान थी, यानी जिसमें ज़्यादा उजाला वगैरह नहीं था। दुकान में फुर्ती से आटे का ढेर साना जा रहा था। जब लेखिका उनकी दुकान पर पहुंचती है तो क्या देखती है कि वहां पर बहुत सारा आटा छाना जा रहा है। लेखिका को लगा कि सेवइयां बनाने की तैयारी हो रही थी। पता चला कि वह खानदानी नानबाई मियाँ नसीरुद्दीन की दुकान थी। मियाँ नसीरुद्दीन एक खानदानी नानबाई यानी रोटी बनाने वाले थे। वे 70 वर्ष के बूढ़े व्यक्ति थे। चेहरा पका हुआ था, आंखों में काइयां यानी चालाकी, धूर्तता, भोलापन और पेशानी पर मंजे हुए कारीगर के तेवर थे। पेशानी का मतलब होता है मस्तक या ललाट। लेखिका ने नानबाई नसीरुद्दीन से पूछा कि वह 56 प्रकार की रोटियां बनाने में कुशल है। इतना बड़ा हुनर उन्होंने कहाँ से सीखा? नसीरुद्दीन ने लेखिका को बताया कि यह तो उनका खानदानी पेशा था। यह हुनर उन्होंने अपने पिता से सीखा है। वे ही इस विद्या को सिखाने वाले उस्ताद यानी मानो तो उनके गुरु थे। नगीनों को जड़ने वाला नगीना साज कहलाता है। फटे हुए कपड़ों को ठीक करने वाला रफूगर कहलाता है। कपड़ों को रंगने वाला रंगरेज कहलाता है और पान बेचने वाला तंबोली कहा जाता है। तो उसी प्रकार हमारा खानदानी पेशा है, तो इसीलिए हम नानबाई कहलाते हैं। मियाँ नसीरुद्दीन ने बताया कि वह उनका खानदानी पेशा था, अतः उन्हें इसे सीखने के लिए कहीं बाहर जाने की क्या जरूरत थी। और ये आपको बता ही दिया कि उनका खानदानी पेशा था, शुरू से ही वही काम चलता आया था, तो उनके पिता से ही उन्होंने ये काम सीखा था। तो इसके लिए उनको कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। उन्होंने कोई और पेशा अपनाने के बारे में सोचा तक भी नहीं। अब मियाँ नसीरुद्दीन लेखिका से क्या कहते हैं कि अगर कोई बच्चा सीधा तीसरी कक्षा में दाखिला ले ले, यानी पहली नहीं पढ़ी, दूसरी नहीं पढ़ी और सीधा तीसरी कक्षा में दाखिला ले ले यानी एडमिशन ले ले, तो उसकी आगे की पढ़ाई पर क्या असर होगा? तो ये तो हम भी जानते हैं कि नींव मजबूत चाहिए। तो जब वो नर्सरी नहीं पढ़ेगा, LKG नहीं पढ़ेगा, UKG नहीं पढ़ेगा, फर्स्ट नहीं पढ़ेगा, सेकंड नहीं पढ़ेगा, तो उसको उन चीज़ों का नॉलेज कहाँ से होगा? तो उसके आगे की पढ़ाई पर क्या असर होगा? यानी उनका कहने का मतलब क्या था कि हर शिक्षा या हुनर को, किसी भी बात को मतलब क्रमबद्ध तरीके से सीखना जरूरी है, वरना नींव कमजोर होने से व्यक्ति आगे कुशल कारीगर नहीं बन पाता। तो नींव मजबूत होनी चाहिए। जैसे हमने पढ़ा था नींव की ईंट, तो वास्तविक रूप से अगर नींव मजबूत होगी तो ऊपर की जो मंजिल है, इमारत है, वो भी मजबूत होगी, और नहीं तो वो भी ढह जाएगी। मियाँ नसीरुद्दीन उन मियाँ कल्लन के पोते थे जो अपने समय में शाही नानबाई रहे थे। मियाँ नसीरुद्दीन ने अपने पिता से नानबाई कला की सारी बारीकियां तो सीखी ही थी, साथ में वे छोटे छोटे काम भी सीखे जो अच्छे नानबाई के लिए जरूरी होते हैं। अब वो काम कौन कौन से थे? जैसे बर्तन धोना, भट्टी बनाना, भट्टी को आंच देना। इन्हें सीखे बिना वे नानबाई का हुनर कैसे सीख सकते थे? यानी नानबाई का हुनर सीखने के लिए या नानबाई बनने के लिए उनको ये सब कुछ सीखना भी जरूरी था। तालीम का शाब्दिक अर्थ है कि शिक्षा की शिक्षा। यहाँ मतलब तालीम से क्या मतलब है कि नानबाई का हुनर सीखना। इस हुनर को सीखने से पहले इसमें जुड़ी तमाम बातें जैसे बर्तन धोना, भट्टी बनाना, भट्टी में आंच देना आदि भी सीखने पड़ते हैं। अब ऐसा तो नहीं कि जाते ही अपने को रोटी बेलनी है, तो रोटी बेलने के लिए सबसे पहले आटा लगाना, गैस जलाना, उसके अंदर भट्टी को जैसे मान लो जला भी दिया तो उसको कैसे जलाना है, उसमें आग कैसे देनी है, तवे पर रोटी कैसे सेकनी है, ये सब पहले आना चाहिए, तभी तो हम उस काम को कर पाएंगे। इसी को तालीम की तालीम कहा गया है। बादशाह सलामत ने शाही नानबाई से फरमाइश की कि मियाँ नानबाई कोई ऐसी चीज बनाओ जो ना आग से पके और ना पानी से बने।
नानबाई ने ऐसी ही चीज बनाकर बादशाह को खिलाई जिसकी उन्होंने प्रशंसा भी की। अब लेखिका क्या करती है कि मियाँ नसीरुद्दीन से खूब पूछती है कि बताओ ऐसी कौन सी चीज थी जो आपने उनको बनाकर खिला दी, जो ना तो आग से पके और ना पानी से बने। अब लेखिका क्या कहती है कि उनके दादा शाही बावर्ची थे। लेखिका ने उनसे जानना चाहा कि वह किस बादशाह के यहाँ काम करते थे। जब मियाँ नसीरुद्दीन ने कहा कि बादशाह सलामत के यहाँ से उनके फरमाइश आई थी, तो अब लेखिका ये जानना चाहती है कि आखिर वो बादशाह सलामत कौन थे। मियाँ ने सीधा जवाब नहीं दिया और कहा कि वह बेकार बाल की खाल निकाल रही थी। बाल की खाल निकालने का मतलब है कि व्यर्थ तर्क करना, व्यर्थ दोष निकालना। लेखिका द्वारा बादशाह का नाम जब जानने की कोशिश की गई तो मियाँ नसीरुद्दीन ने उनका कारण पूछा कि वह क्यों जानना चाहती है। तो लेखिका ने कहा कि वह उसे वक्त से मिलाना चाहती थी। वक्त से मिलाने का मतलब है कि किन्हीं दो घटनाओं का एक ही समय होना। अब लेखिका यहाँ ये जानना चाहती है कि अगर वो नाम बता देते तो लेखिका ये पता कर लेती कि मियाँ नसीरुद्दीन के बुजुर्ग किस किस बादशाह के यहाँ समय पर नानबाई थे। अब जब लेखिका ने बादशाह का नाम पूछा तो बादशाह का नाम पूछने पर मियाँ ने गोलमोल जवाब दिया। उन्होंने कहा कि भला उनका नाम कौन नहीं जानता। अब वो बात को घुमाने लगे और कहने लगे कि भला उनका नाम कौन नहीं जानता, इतने बड़े बादशाह थे, दिल्ली के बादशाह थे। लेखिका ने पूछा कि क्या वे बहादुर शाह जफर थे। इस पर मियाँ उखड़ गए और बोले कि उनको क्या बादशाह के नाम चिट्ठी या कोई रुका भेजना है, यानी उनको कोई संदेशा भेजना है क्या, कि डाक खाने वालों को सही नाम और पता बताया जाए, और या फिर मतलब चिट्ठी संदेश भेजना हो तो डाक खाने वाले को पता वगैरह बताना पड़ेगा, तो इसलिए वो इतनी खोजबीन कर रही है। शाही नानबाई होने के पीछे यही सच्चाई प्रतीत होती है कि ऐसा कुछ नहीं था, केवल दुकान का नाम ऊंचा करने को ये बात गढ़ी गई थी। यानी जो भी ये बादशाह वाली बात थी ये केवल दुकान का नाम ऊंचा करने के लिए। यदि इसमें सच्चाई होती तो मियाँ गोल मोल जवाब नहीं देते, वो तुरंत बादशाह का नाम बता देते। और लेखिका ये सब कुछ समझ गई और वहां से चली गई।